नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत दोस्तों आपके अपने चैनल दोस्तों डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली आप सभी को सूचित करता हूं कि आप सभी को विदित है कि दोस्तों दोपहर के 12:30 बजे डेली आप सभी की इनकम टैक्स की एक टेस्ट सीरीज चलती है, जिसमें मैं आपको इनकम टैक्स से संबंधित डेली आपको 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करता हूँ और उनके डिटेल सॉल्यूशन आपको कराता हूँ। इनकम टैक्स का टॉपिक आप जानते हो नेट जेआरएफ की यूनिट नंबर 10 के अंदर काम आता है कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए। और पेपर 1 को लेकर बता दूं तो पेपर 1 की क्लासें आप लोगों की जल्दी ही स्टार्ट होने वाली। ओके, सभी को दोस्तों वेरी वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों संजना सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जितने भी दोस्तों जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छे समझ सकते हो। ओके, अब तक की कक्षा में दोस्तों मैं आप लोगों को 100% आपको करा चुका, यानी 4 क्लासें हो चुकी है। आज अपनी 5वीं क्लास है दोस्तों, 5वां टेस्ट अपना है जिसके बारे में बात करेंगे। ओके, 5वां टेस्ट आपके सामने आएगा दोस्तों, जिसके बारे में आज की कक्षा में बात करेंगे। ओके, देखिए कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए छूट की सीमा कितनी तय की है। सर प्लीज मैथ्स की क्लास का टाइमिंग चेंज करा दो। बेटा पूनम एक बात है, आप मैथ्स पहले पढ़ लो, बाद में एक ही बात है, मैथ्स बाद में पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं, पहले एक ही बात है क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, बाद में देख लो, टाइम नहीं, एक ही बात है, कोई जरूर लाइव देखो बाद में देखो। चलो उनका भी टाइम चेंज कर दूंगा। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में छूट सीमा कितनी है। देखो मैं तो वैसे आप जानते हो ये लिमिट है 2.5 लाख रुपए तक। 2.5 लाख रुपए तक किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर दोस्तों यही व्यक्ति अगर वरिष्ठ नागरिक होता, अगर सीनियर सिटीजन होता मित्रों, तो सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों ये लिमिट कितनी होती, 3 लाख रुपए तक, 3 लाख रुपए की लिमिट होती। और यही अगर नागरिक अति वरिष्ठ नागरिक होता, सुपर सीनियर सिटीजन होता। सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब होता वो नागरिक जिसकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक होती, तो ये लिमिट आपकी 5 लाख तक होती। कितनी, 5 लाख तक होती। यानी सीनियर सिटीजन का होता है 60 साल या उससे अधिक वर्ष का व्यक्ति जो होता है, जो 80 साल से कम है, लेकिन 80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक, 80 वर्ष या अधिक वर्ष का कोई नागरिक होता तो ये लिमिट कितनी होती, 5 लाख रुपए तक की लिमिट अपनी होती। अगला प्रश्न, आयकर ऐसी कंपनियां जो धारा 11 के अधीन छूट प्राप्त करती है, यानी जिनको धारा 11 के अंदर छूट मिली हुई है, मैंने कहता हूं कि ऐसी कंपनियां मेरे प्यारे साथियों जो धारा 11 के अधीन छूट प्राप्त करती है, जिनको छूट मिली हुई है, किस प्रारूप में आयकर विवरणी प्रस्तुत करती है, कौन से प्रारूप में आयकर विवरणी प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये चीज आप लोगों के माइंड में आ जाती है तो आगे क्लियर, यहां तक की बात आप लोगों के माइंड में आती है दोस्तों के। एक बार तो मतलब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है और बताया जा रहा है तो एक बार देखो, ऐसी कंपनियां जो धारा 11 के अधीन छूट प्राप्त करती है किस प्रारूप में आयकर विवरणी प्रस्तुत करती है। देखो मित्रों आप जानते हो, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इनकम टैक्स की जो रिटर्न होती है, रिटर्न्स के लिए कौन कौन से ITR 1, अगर ITR 1 की मैं बात करूं, ITR 1 की अगर मैं बात करता हूं, ओके, ITR 1 के लिए मैं कह दोस्तों कि इस फॉर्म का प्रयोग वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। वेतनभोगी कर्मचारी, अगर कोई भी वेतनभोगी कर्मचारी है दोस्तों, अर्थात जिसको सैलरी प्राप्त होती है, तो वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा जो रिटर्न भरी जाती है वो ITR 1 के आधार पर भरी जाती है। चाहे दोस्तों उनकी इनकम बैंक ब्याज से हो या मकान की इनकम से हो दोस्तों कहीं हो, तो अपन ITR वेतनभोगी कर्मचारी ITR 1 का प्रयोग करते हैं। ओके, ITR 2 का प्रयोग जो है मित्रों वो इंडिविजुअल और HUF व्यक्ति करते हैं। यानी ITR 2 का उपयोग उन इंडिविजुअल तथा HUF के द्वारा किया जाता है जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं होती। ओके, जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं होती। ITR जो 3rd होता है उसका प्रयोग दोस्तों वे इंडिविजुअल और HUF करते हैं दोस्तों। ओके, वे इंडिविजुअल और HUF परिवार करते हैं दोस्तों जो किसी साझेदारी संस्था में साझेदार है, परंतु एकल व्यापारी के रूप में किसी व्यवसाय का संचालन नहीं कर सकते, अर्थात साझेदारी फर्मों के द्वारा दोस्तों ITR 3 भरी जाती है। ITR 4 जो होती है तो ITR 4 वो होती है तो वे इंडिविजुअल और HUF जिनके बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम होती है। तो जिनकी देखो वे इंडिविजुअल और HUF जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम होती है वो तो ITR 4 होती है, लेकिन वे इंडिविजुअल और HUF जिनके बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं होती वो ITR 2 भरते हैं।
ITR 3 के अंतर्गत दोस्तों वे इंडिविजुअल और एचयूएफ जो होते हैं जो किसी साझेदारी फर्म में साझेदार होते हैं परंतु एकल व्यवसाय के रूप में अपना बिजनेस नहीं करते। ITR 5 की मैं बात करूं तो ITR 5 में जो ITR आपकी 5 होती है तो मतलब ITR 5 किसी भी फर्म AOP और LLP के यानी किसी फर्म के द्वारा AOP के द्वारा या दोस्तों किसी LLP संस्था के द्वारा ITR 5 भरी जाती है। और ITR जो 6 होती है मित्रों वो ऐसी कंपनियों के द्वारा भरी जाती है, वे सभी कंपनियां दोस्तों जिनको धारा 11 में छूट प्राप्त होती है उनको ITR 6 भरना अनिवार्य था। तो मित्रों आपको ITR 1 से लेकर 6 तक की पूरी डिटेल आपको याद रहनी चाहिए और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिटेल आपको याद होगी क्योंकि मैंने कई बार कक्ष में नोट्स के रूप में आपको ये सारी बातें बता रखी है। ITR 1 से लेकर 6 तक की पूरी डिटेल आप लोगों को लिखा रखी है। तो ITR 6 ऐसी कंपनियां जो धारा 11 के अधीन छूट प्राप्त करती है उनको ITR 6 के आधार पर रिटर्न भरनी पड़ती है। ITR 5 में साझेदारी फर्म, व्यक्तियों का समुदाय और सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म अपने रिटर्न भरती है। ITR 4 में तो जो इंडिविजुअल और एचयूएफ फॉर्म भरते हैं जिनके बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम होती है। ITR 3 के अंतर्गत दोस्तों वे इंडिविजुअल और एचयूएफ परिवार जो एकल व्यवसाय के रूप में जो किसी साझेदार संस्था में साझेदार है परंतु एकल व्यापार के रूप में व्यवसाय का संचालन नहीं करते। ओके, तो ये बात। और ITR जो फर्स्ट होती है वो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए होती है। तो दोस्तों जब इनकम टैक्स रिटर्न की बात करते हैं तो आपको ITR 1 से लेकर 6 तक की संपूर्ण ITR आपके दिलो दिमाग में चाहिए कि कौन सी ITR किसके लिए काम में ली जाती है। तो ITR 1 वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, ITR 2 उन इंडिविजुअल और एचयूएफ कर्मचारियों के लिए जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम नहीं होती। ITR 3 वे इंडिविजुअल और एचयूएफ जो किसी साझेदारी संस्था में साझेदार है परंतु एकल व्यापार के रूप में अपना व्यवसाय का संचालन नहीं करते। ITR 4 मित्रों वे इंडिविजुअल और एचयूएफ जो एकल व्यवसाय के रूप में है लेकिन दोस्तों उनके बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है। ITR 5 साझेदारी फर्म या AOP या LLP की तरह। और ITR 6 जो होती है मित्रों ऐसी कंपनियों के लिए जो धारा 11 के अधीन छूट प्राप्त करती है उनके लिए ITR 6 भरना अनिवार्य होता है मित्रों। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न, क्या करदाता अपनी संशोधित आय विवरणी प्रस्तुत कर सकता है मित्रों? क्या एक करदाता अपनी संशोधित आय विवरणी प्रस्तुत कर सकता है या नहीं कर सकता, यानी अपनी जो रिटर्न्स होती है उसको रिवाइज कर सकता है या नहीं कर सकता? ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि वो रिवाइज कर सकता है या नहीं कर सकता। तो यहाँ तक की बात आप लोगों के माइंड में चलती है। देखो सबसे पहले जानते हो जो अपन बात करें यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न यानी रिटर्न ऑफ इनकम ROI, रिटर्न ऑन इनकम की जब बात आती है तो रिटर्न ऑन इनकम की बात आती है तो इसके लिए दोस्तों धारा 139 एक काम में ली जाती है। तो मैं बात करूँ धारा 139(3) में किसकी बात आती है? लॉस रिटर्न की बात की गई। लॉस रिटर्न का उल्लेख जो है लॉस के रिटर्न भरने की बात धारा 139(3) में बताई गई है। धारा 139(4) में दोस्तों आप लोगों की किसकी हो रही है? धारा 139(4) में दोस्तों आपकी बी लेटेड रिटर्न की बात की गई। बी लेटेड रिटर्न देरी से मतलब लेट जमा कराए गए रिटर्न की बात की गई है। धारा 139(5) में दोस्तों आप लोगों की रिवाइज रिटर्न की बात की गई। रिवाइज रिटर्न कि रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है। और धारा 139(9) के अंतर्गत दोस्तों डिफेक्टिव रिटर्न की बात की गई, डिफेक्टिव रिटर्न्स की बात की गई है। तो इसका मतलब एक करदाता जो है वो अपनी संशोधित आय विवरणी प्रस्तुत कर सकता है, अर्थात उसको अपनी रिटर्न को रिवाइज करने का अधिकार होता है, वो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। मैं यहाँ पर 3-4 बातें और बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आय विवरणी प्रस्तुत करने का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(1) में दिया गया। धारा 139(3) जो आपकी लॉस की रिटर्न की बात करती है। धारा 139(4) जो आपकी देरी से दाखिल की गई रिटर्न की बात करती है, अर्थात बी लेटेड रिटर्न की बात करती है। धारा 139(5) जो होती है वो रिवाइज रिटर्न की बात करती है। और धारा 139 जो 9 होती है वो डिफेक्टिव रिटर्न की बात करती है। और यहाँ पर साफ साफ है कि क्या एक करदाता अपनी संशोधित आय विवरणी प्रस्तुत कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, हाँ कर सकता है। एक करदाता को अपनी दोस्तों रिटर्न को रिवाइज करने का अधिकार होता है, वो संशोधित कर सकता है। अगर कुछ भी कमी वगैरह रहती थी तो उसको संशोधित करने का प्रावधान होता है। कौन सी धारा के तहत दोस्तों? तो ये आती है धारा 139(5) के तहत वो अपनी रिटर्न को क्या कर सकता है? रिवाइज कर सकता है। तो धारा 139(1) रिटर्न्स की बात करती है, 139(3) में लॉस रिटर्न की बात की गई है, 139(4) में बी लेटेड रिटर्न की बात की गई है, 139(5) में रिवाइज रिटर्न की बात की गई और 139(9) में डिफेक्टिव रिटर्न्स की बात की गई। ओके मेरे लाडो, अगला
कर योग्य सेवाओं का मूल्यांकन, कर योग्य सेवाओं का मूल्यांकन यानी जो कर योग्य सर्विसेज वगैरह होती है उनका मूल्यांकन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 67 के अंतर्गत कर योग्य सेवाओं के मूल्यांकन की बात की गई है, यानी उन सर्विसेज की बात की गई है जो कर योग्य होती है, अर्थात जिनके ऊपर टैक्स लगाए, जहां पर कर योग्य सेवाओं की बात की जा रही है। ओके, अगला, नए प्रतिवर्ती प्रभार यानी न्यू रिवर्स चार्जेस की व्याख्या का विवरण किस धारा में किया गया? आयकर अधिनियम 1961 की मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आयकर अधिनियम 1961 की बात करूँ तो धारा 68(2) में दोस्तों नए प्रतिवर्ती प्रभार का उल्लेख किया गया। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, कोई काम करें। किस धारा के अंतर्गत स्रोत पर की कटौती नहीं दी जाएगी, यानी टीडीएस को लेकर कौन सी धारा में प्रावधान नहीं है? टीडीएस का प्रावधान कौन सी धारा में नहीं किया गया है? ये प्रश्न पूछा जाए कि टीडीएस का प्रावधान कौन सी धारा में नहीं किया गया। दोस्तों मैं आपको टीडीएस के बारे में पढ़ाया था और खूब टीडीएस का आपको बताया था। टीडीएस को लेकर सारे प्रावधान आपको बता दिए गए थे। टीडीएस को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रावधान थे वो सारे के सारे प्रावधान आपको बताए गए थे। तो मैं बताऊंगा धारा 194 1 और 3 जो होती है उसमें टीडीएस को लेकर किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया, यानी धारा 194 1 और 3 के अंदर टीडीएस को लेकर किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रावधान दोस्तों यहाँ पर टीडीएस को लेकर कोई भी प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया। ओके, मतलब बाकी सभी प्रकार की धाराओं में टीडीएस को लेकर जो प्रावधान किया गया है, लेकिन धारा 194 1 और 3 की जब बात आती है तो वहां पर टीडीएस को लेकर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं है। अगला, ये तो मैं कल बताया था, चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए किस धारा के अंतर्गत कटौती दी जाती है? चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए किस धारा के अंतर्गत कटौती दी जाती है? ये प्रश्न, चिकित्सा बीमा प्रीमियम के समय किस धारा के अंतर्गत कटौती दी जाती है? तो धारा 80D के अंतर्गत ये कटौती दी जाती है। और कटौती की लिमिट जो होती है मेरे लाडलो वो कितनी होती है? वो होती है नॉर्मल व्यक्ति के लिए 25,000 तक की कटौती होती है मित्रों। ओके, जबकि दोस्तों सीनियर सिटीजन की, अगर वरिष्ठ नागरिक की बात करें तो वरिष्ठ नागरिक की बात करें तो वरिष्ठ नागरिक के संबंध में 50,000 तक की कटौती मिलती है धारा 80D के अंतर्गत। तो चिकित्सा बीमा प्रीमियम की जब बात आती है तो चिकित्सा बीमा प्रीमियम का उल्लेख जो है वो धारा 80D में दिया गया कि धारा 80D के अंतर्गत दोस्तों कोई भी करदाता, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे एचओ हो, अगर मान लो इंडिविजुअल और एचओ करदाता अपनी कर योग्य आय में से स्वयं के स्वास्थ्य का या जीवन साथी के स्वास्थ्य का या अपने डिपेंडेंट बच्चों के स्वास्थ्य का या माता पिता, चाहे वो उसके ऊपर डिपेंड हो या नहीं हो दोस्तों, इनका अगर पॉलिसी लेता है, उसका प्रीमियम चुकाता है तो उसको 80D के तहत छूट मिलती है। वो छूट दोस्तों कितनी मिलती है? 25,000 तक की छूट मिलती है नॉर्मल, और वरिष्ठ नागरिक के संबंध में मिलती है दोस्तों 50,000 तक की छूट। वरिष्ठ नागरिक के संबंध कितनी होती है? 50,000 तक की छूट उसे दी जाती है। ओके, तो अगला प्रश्न, अगला आता है कर प्रभार का आधार। कर प्रभार का आधार दोस्तों किस धारा में वर्णित किया गया? कर प्रभार का आधार कौन सी धारा में दिया गया? तो जिसके कर के प्रभार की बात की जाए, कर प्रभार का आधार में तो किस धारा के अंतर्गत दिया गया? तो मैं तो कर प्रभार का उल्लेख जो है मैं कंपनी अधिनियम की धारा 8 में दिया गया। कंपनी अधिनियम की धारा 8 में जो है वो कर प्रभार का उल्लेख किया गया। कर प्रभार का उल्लेख किया नहीं, डिंगी बेटा आपने गलत है, डिंगी साहब गलत है, डिंगी साहब गलत आपने। तो कर प्रभार का उल्लेख की कर लगाया जाएगा धारा 8 के आधार पर। मनोरंजन भत्ते को सर्वप्रथम वेतन में, आप जानते हो तो कि जो मनोरंजन भत्ता होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, मनोरंजन भत्ता जो होता है सर्वप्रथम वेतन में जोड़ा जाता है फॉर ऑल एम्प्लॉय के लिए। सभी प्रकार के एम्प्लॉय की सैलरी का वो पार्ट माना जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन दोस्तों उसके बाद धारा 16(2) के अंतर्गत उसकी छूट मिलती है, यानी उसकी डिडक्शन मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मनोरंजन भत्ते की छूट जो मिलती है वो ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है, यानी मनोरंजन भत्ते की छूट केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। और वो भी दोस्तों कितनी? अप टू ₹5,000, 5,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है, इससे ज़्यादा की डिडक्शन वो नहीं ले सकता। तो मनोरंजन भत्ता फर्स्ट ऑफ ऑल सभी प्रकार के एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट होता है, अर्थात मनोरंजन भत्ते को सर्वप्रथम सभी प्रकार की एम्प्लॉय की सैलरी के अंतर्गत जोड़ा जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन धारा 16(2) के अंतर्गत दोस्तों जो आपको इसको डिडक्शन दी जाती है वो डिडक्शन केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, और वो भी कितने रुपए तक? 5,000 रुपये तक की उसको डिडक्शन मिलती है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के संबंध में। ओके, बाद अगला
मुक्त व्यापार क्षेत्र, बहुत ही अच्छा, फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया जिसको अपन बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया, FTA, फ्री ट्रेड एरिया यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र। मुक्त व्यापार क्षेत्र में नए सिरे से स्थापित उपक्रमों के संबंध में उपबंध है। तो मतलब ये पूछा जा रहा है, मतलब बहुत ही प्यारा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मुक्त व्यापार की बात करें, मुक्त व्यापार क्षेत्र में अगर कोई उद्योग है, नए क्षेत्र का कोई उद्योग स्थापित किया जा रहा है, तो नए क्षेत्र का उद्योग अगर स्थापित किया जा रहा है तो उस केस में दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो बात आ रही है तो वो आ रही है कि इसका प्रावधान कौन से उपबंध में, कौन सी धारा के अंतर्गत दोस्तों इसका प्रावधान किया गया मित्रों के, इसका प्रावधान दोस्तों कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया। तो बताओ अगर फ्री ट्रेड की अगर बताओ फ्री ट्रेड को लेकर अगर बात करो तो फ्री ट्रेड का जो प्रावधान है मित्रों वो धारा 10A के अंतर्गत दिया गया, यानी कर मुक्त की बात है। ओके, तो मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित कोई भी नया उद्योग होता है उसको धारा 10A के तहत छूट मिलती है, उसको धारा 10A के अंतर्गत छूट मिलती है, अतः उसको धारा 10A के अंतर्गत छूट दी गई है मित्रों। ओके ओके 10AA। तो मित्रों मैंने क्या कहा कि अब देखो यहाँ पर मैं एक बात को फिर बात देखो, मैंने कहा मुक्त व्यापार के क्षेत्र में नव स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के लिए दोस्तों धारा 10A में छूट का प्रावधान दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसके लिए शर्त है कि दोस्तों मुक्त व्यापार क्षेत्रों के अंतर्गत अगर मानो देखो यहाँ पर दोस्तों अगर ये उद्योग कब स्थापित किया गया हो, ये उद्योग 1981-82 के बाद स्थापित किया गया, ये उद्योग 1981-82 के बाद स्थापित किया गया तो ही इसकी छूट मिलेगी, अन्यथा इसकी छूट नहीं दी जाएगी। अर्थात 81-82 के बाद ही दोस्तों इस उद्योग की छूट मिलेगी, अन्यथा छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई भी उद्योग 1981 से लेकर 1981-82 के बाद स्थापित किया जाता है तो उसको धारा 10A और 10AA के आधार पर क्या देगा, छूट मिलेगी, उसको वहां पर छूट दी जाएगी। ये बात पे आपको समझ ओके। और स्पेशल इकोनॉमिक एरिया के आधार पर भी कोई उद्योग स्थापित किया जाता है उसकी भी छूट यहाँ पर दे दी जाएगी, 10AA के आधार पर ये छूट यहाँ पर मिल जाएगी। ओके मेरे प्यारे साहब आगे फिर आता दोस्तों अगला प्रश्न, सामाजिक अंकेक्षण। ये तो दोस्तों अंकेक्षण का पूछा गया, कोई मतलब छोड़ो आगे भारतीय कंपनी अधिनियम की, अब देखो ये भी कंपनी अधिनियम का क्वेश्चन आ गया, ये कई क्वेश्चन दोस्तों कंपनी एक्ट के आगे जो कोई मतलब की नहीं, बाद में बात करेंगे। ओके ये आपका ऑडिटिंग का डाल दिया इन्होंने। आगे ये तो सिंपल सा, आयकर अधिनियम 1961 की में कितनी धाराएं हैं, तो दोस्तों आप जानते हो इसके अंदर टोटल मिला के 298 धारा है और 214 अनुसूचियां। आयकर अधिनियम 1961 जो दोस्तों 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया, जो 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया, इसके अंतर्गत दोस्तों टोटल मिला के 298 धारा और 14 अनुसूचियां इसके अंदर, 14 अनुसूचियों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, 14 अनुसूचियों को इसके अंतर्गत अपन शामिल करते हैं। तो यहाँ पर 298 धारा है, 14 अनुसूचियां आ जाती है। तो क्या आगे, तो आयकर अधिनियम 1961 की बात करें तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 में, इसमें टोटल मिला के 298 धाराएं है और 14 इसके अंदर अनुसूचियां इसके अंतर्गत शामिल कर ली जाती है। आयकर अधिनियम 1961 कहाँ लागू होता है मित्रों, आयकर अधिनियम 1961 जो है मित्रों वो जम्मू कश्मीर और दोस्तों अच्छा आयकर अधिनियम 1961 तो वर्तमान में दोस्तों सभी जगह लागू है दोस्तों। ओके यानी ये सभी जगह लागू होता है दोस्तों, इसको सभी जगह लागू किया जाता है, ये सभी जगह लागू होता है मित्रों की ये बात। तो आयकर अधिनियम 1961 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया, संपूर्ण भारत में इसे लागू किया गया। ओके संपूर्ण भारत में लागू है आयकर अधिनियम 1961। मैंने कहा आयकर अधिनियम 1961 सामान्य रूप से कब प्रभाव में आया, तो आयकर अधिनियम 1961 में तो सामान्य रूप से कब प्रभाव में आया मित्रों, तो ये 1 अप्रैल 1962 से दोस्तों प्रभाव में आया। ओके 1 अप्रैल 1962 के बाद आयकर अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया जाएगा, कि व्यक्ति की परिभाषा में किन किन व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, ये अपने आप में देखो मित्रों इनकम टैक्स का आपका पूरा रिवीजन चल रहा है। वैसे तो इनकम टैक्स आपको मैं एक बार तो पूरी पढ़ा चुका हूँ, इनकम टैक्स के टेस्ट भी करा चुका, बार बार आपकी चर्चा में, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि उन टॉपिक्स पर ज्यादा चर्चा करो जिनको दोस्तों तुमको डर लगता है। तो तुम्हारा डर इनकम टैक्स को लेकर, स्टैटिक्स को लेकर, इनको लेकर रहता है। तो इस बार दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों के डर को सारा खत्म किया जा रहा है, आपका पूरा डर खत्म किया जा रहा है। अब देखो मित्रों मैंने कहा मित्रों कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 231 में व्यक्ति की परिभाषा दी गई और उस व्यक्ति में इंडिविजुअल को भी शामिल किया जाता है, उसमें फर्म भी शामिल होती है, उसमें कंपनी भी, अतः सभी प्रकार के व्यक्तियों को कंपनी की व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया जाता है। ओके मित्रों, तो मित्रों अगर मैं बात करूं आयकर अधिनियम 1961 की धारा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा
231 में दोस्तों आप इंडिविजुअल, फ्रॉम, कंपनी, इन सभी को व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया जाता है। निम्न में से किसे व्यक्ति की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता? तो देखो आप जानते हो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 231 में इंडिविजुअल एचओ व्यक्ति, एक हाथी जो होता है वो व्यक्ति की परिभाषा में शामिल नहीं होता। अगला, आयकर, राजस्थान विश्वविद्यालय को आयकर अधिनियम के अनुसार व्यक्ति की किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जो है वो एक कंपनी नहीं है, ये व्यक्तियों का समुदाय नहीं है, बल्कि ये एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति है दोस्तों। एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति को इसको आर्टिफिशियल जुडिशियल व्यक्ति की परिभाषा में शामिल करते हैं। यानी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 231 के तहत जो राजस्थान विश्वविद्यालय है किसी भी यूनिवर्सिटीज को कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की श्रेणी में शामिल करते हैं, अतः कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति का पार्ट माना जाता है। निम्न से किसे व्यक्ति में शामिल किया जाएगा? भारत का जीवन बीमा निगम दोस्तों। ओके, भारत का जीवन बीमा निगम, भारत का दोस्तों, अगर देखो निम्न से किसे व्यक्ति की व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल में, तो भारत का जीवन बीमा निगम ये एक कंपनी है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ये कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति है। ये जयपुर नगर निगम दोस्तों ये आपका दोस्तों एक तरह ये भी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि व्यष्टि में दोस्तों राम, श्याम, मोहन, मुकेश, सोहन वगैरह सब आ जाएंगे तुम। तो इंडिविजुअल में दोस्तों आप जानते हो, इंडिविजुअल में आप जानते हो भारत का जीवन बीमा निगम ये एक कंपनी है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय दोस्तों ये कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति है। जयपुर नगर निगम दोस्तों ये भी एक न्यायिक व्यक्ति है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ओके तो आगे, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए गत वर्ष कौन सा होगा? तो बताओ गत वर्ष कौन सा होगा? 2021-22 की अगर बात करें तो आप लोगों को पता है कि असेसमेंट ईयर जो है मित्रों वो 21-22 है। तो इसका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक होगा, अर्थात आय कमाने का वर्ष। जिस वर्ष में इनकम कमाई जाती है वो आपका प्रीवियस ईयर होता है, और प्रीवियस ईयर की इनकम पर जिस वर्ष में टैक्स का निर्धारण किया जाता है वो असेसमेंट ईयर होता है। ओके, अच्छा दोस्तों इसी में अगर तुमसे पूछता कि बताइए मेरे प्यारे साहब, अगर मानो यहाँ पर यही पूछता आप लोगों से, तो कर निर्धारण वर्ष की बात देखो, मैंने कहा कि कर निर्धारण वर्ष 2020-21 की बात आ रही है दोस्तों। 2021 कर निर्धारण वर्ष 221 देखो, कर निर्धारण वर्ष आप जानते हो कर निर्धारण वर्ष का उल्लेख धारा 2(9) में दिया गया है, और प्रीवियस ईयर का उल्लेख धारा 3 में दिया गया। धारा 3 में प्रीवियस ईयर का प्रावधान दिया गया। तो क्या अगर मैं कह दूं कि कर निर्धारण वर्ष 2021-22 में, तो आपको यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं कि इसका जो वित्त अधिनियम होगा, कि बताओ इसका वित्त अधिनियम कौन सा होगा? तो वित्त अधिनियम होगा 2020। अगर कर निर्धारण देखो, कर निर्धारण वर्ष 2021-22 है, अगर कर निर्धारण वर्ष 2021-22 है तो इसका वित्त अधिनियम 2020 है। इसका प्रीवियस 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक रहेगा मित्रों। अगर कृषि आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत कर मुक्त होती है? आप जानते हो एग्रीकल्चर इनकम जो होती है, तो एग्रीकल्चर जो इनकम होती है वो धारा 10(1) के अंदर फुल्ली कर मुक्त होती है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। तो कृषि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है, वो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) के अंतर्गत फुल्ली एग्जम्प्ट होती है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। आगे, चाय के उत्पादन एवं निर्माण के व्यवसाय से होने वाली आय का कितना प्रतिशत जो है मित्रों वो कृषि आय मानी जाती है? चाय के उत्पादन की बात रही, चाय के उत्पादन को लेकर दोस्तों यहाँ पर बातचीत की जा रही है। चाय के उत्पादन को लेकर कि चाय के उत्पादन और निर्माण को लेकर दोस्तों होने वाली आय का कितना प्रतिशत कृषि इनकम मानी जाती है? अब देखो, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा चाय को लेकर दोस्तों। देखो सबसे पहले तो दादा रूल नंबर आपका 8, आयकर अधिनियम 1961 का रूल नंबर 8 जो चाय के उत्पादन की बात करता है, तो चाय के उत्पादन क्या, तो इस चाय के उत्पादन का 60% तो होती है आपकी कृषि आय जो आपकी एग्जम्प्ट होती है। ओके, और 40% होती है आपकी बिजनेस इनकम जो आपकी टैक्सेबल होती है। तो ये रूल नंबर 8 के अनुसार चाय की बात आती है। लेकिन दोस्तों मेरे बाद रूल नंबर 7A की बात करूँ, रूल नंबर 7A में रबड़ के उत्पादन की बात की, तो रबड़ के उत्पादन के लिए कहा गया कि 65% तो होती है आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो एग्जम्प्ट होती है, और 35% होती है आपकी बिजनेस इनकम जो टैक्सेबल होती है, रूल नंबर 7A के आधार पर। रूल नंबर 7B की बात करें, ओके
7B में आपके कॉफी के उत्पादन की बात आ रही है। तो कॉफी के उत्पादन में आप जानते हो मित्रों, कॉफी के उत्पादन में आप जानते हो कि 75% होती है आपकी एग्रीकल्चर इनकम और 25% होती है आपकी दोस्तों बिजनेस इनकम दोस्तों। और जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है, बिजनेस इनकम जो होती है वो टैक्सेबल होती है। चाय, रबड़ और कॉफी की बात करें तो, क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो चाय के उत्पादन एवं निर्माण के व्यवसाय से होने वाली आय की जब बात करते हैं तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम तो होगी 60% जो एग्जम्प्ट होगी, और 40% बिजनेस इनकम होगी जो टैक्सेबल होगी। ये रूल, अच्छा ये किसके आधार पर? रूल नंबर 8 के आधार पर। ये रूल नंबर 8 में इसका प्रावधान दिया गया, ये रूल नंबर 8 की बात करता है। लेकिन रूल नंबर 7A की बात करते हैं। रूल नंबर 7A में दोस्तों रबड़ के उत्पादन की बात की जा रही है। रबड़ से उत्पादन से जो इनकम होती है उसका 60% एग्रीकल्चर इनकम होती है और उसका 35% बिजनेस इनकम होती है। अगर 7B, रूल नंबर 7B की बात करें तो वो कॉफी के उत्पादन की बात है। तो कॉफी के उत्पादन में 75% जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चर होती है और 25% जो इनकम होती है बिजनेस इनकम होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता। आगे, निम्न में से कौन सी क्रिया कृषि के लिए प्रारंभिक क्रिया नहीं है? ओके, बता दो। यहां पर मैंने कहा दोस्तों, आपको बताया दोस्तों, यहां पर बताया ओके, निम्न में से कौन सी क्रिया कृषि कार्य के लिए प्रारंभिक क्रिया नहीं है? यानी कृषि कार्य के लिए उसको प्रारंभिक क्रिया नहीं माना जाता। देखो, भूमि को जोतना ये कृषि की प्रारंभिक क्रिया, पानी देना, बीज बोना, लेकिन गुड़ाई करना दोस्तों ये कृषि की प्रारंभिक क्रिया नहीं, ये कृषि का द्वितीय कार्य माना जाता है। ओके, ये कृषि का द्वितीय कार्य माना जाता है। तो भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना मित्रों, ये सब दोस्तों कृषि की प्रारंभिक क्रियाओं का, ये सारी की सारी जो कृषि की प्रारंभिक क्रिया होती है, लेकिन गुड़ाई करना दोस्तों कृषि की द्वितीय क्रिया का पार्ट माना जाता है। अगला, कॉफी के उत्पादन एवं निर्माण से आय का कितना प्रतिशत कृषि आय माना जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कॉफी के उत्पादन की बात। तो कॉफी से होने वाले उत्पादन की बात करें तो 75% इनकम होती है दोस्तों आपकी एग्रीकल्चर इनकम, रूल नंबर 7B के आधार पर। ओके, तो कॉफी के उत्पादन और निर्माण से दोस्तों 75% इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है और 25% इनकम बिजनेस इनकम होती है। जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है, जो बिजनेस इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है, रूल नंबर 7B के आधार पर। रबड़ के उत्पादन की दशा, रबड़ की जब बात आती है तो इसके लिए रूल नंबर आपका 7A आ जाता है। रूल नंबर 7A आ जाता है। रबड़ के उत्पादन की बात करें, रबड़ के उत्पादन की दशा में एग्रीकल्चर इनकम 65% होती है और बिजनेस इनकम 35% होती है। ओके, बताओ, अगर बात करें तो रबड़ के उत्पादन की बात है कि रबड़ उत्पादन की दशा में कृषि आय एवं व्यावसायिक आय का अनुपात कितना है? तो रबड़ के उत्पादन की दशा में कृषि इनकम 65 और एग्रीकल्चर इनकम होती है। तो कृषि की इनकम तो हो जाएगी 265 और बिजनेस की इनकम हो जाएगी 35 हो जाएगी, रूल नंबर 7A के आधार पर। कुल आय की गणना करते समय कौन सी धाराओं के तहत कटौती दी जाती है? कुल आय की गणना करते समय, तो मतलब कुल आय की गणना करते समय चैप्टर नंबर 200, चैप्टर नंबर जो था 6A, आयकर अधिनियम का जो 6A का जो चैप्टर है, रूल धारा 80C से लेकर 80U तक की छूट उसको दी जाती है, जिसमें ये छूट जो होती है वो आय के संबंध में हो सकती है और ये छूट आपके खर्चों के संबंध में भी हो सकती है। यानी दोस्तों धारा 80C से लेकर 80U तक की छूट दी जाती है मित्रों के चैप्टर नंबर 6A के आधार पर। तो कुल आय की गणना करते समय चैप्टर 6A के आधार पर धारा 80C से लेकर 80U तक की छूट दी जाती है। देखिए मित्रों, मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बहुत से प्रश्नों के माध्यम से आपको छोटी मोटी जानकारी देता रहूं जिससे आपका रिवीजन होता रहे, क्योंकि इनकम टैक्स मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी मित्रों। कल से या आज से, कल से दोस्तों मान लो तुम्हारे स्टैटिक्स की भी एक टेस्ट सीरीज चलेगी आधे घंटे की, जिसमें मैं डेली के 10 या 15% स्टैटिक्स से कराने वाला हूं। देखता हूं दोस्तों इस बार तुम अपना एग्जाम क्रैक कैसे नहीं कर पाते। तो मित्रों मैंने कहा कि कुल आय की गणना करते समय कौन सी धारा, तो धारा 80C से लेकर 80U तक का प्रावधान है, जिसमें धारा 80U से 80C का प्रावधान किया गया। नियोक्ता के द्वारा वेतन में से कटौती की राशि को, ये तो बड़ा प्यारा प्रश्न है कि नियोक्ता के द्वारा वेतन में से कटौती की राशि को अथवा न्यायालय के आदेश से रोकी गई राशि को प्राप्त वेतन में संपूर्ण राशि शामिल की जाएगी, प्राप्त वेतन में शामिल नहीं की जाएगी, प्राप्त वेतन में आंशिक रूप से शामिल की या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों अगर कोई नियोक्ता ने वेतन में से कोई कटौती की राशि को अथवा न्यायालय के आदेश से रोक लेता है मित्रों, उसका दोस्तों कुछ राशि प्राप्त वेतन में से आंशिक राशि को शामिल करेंगे और आंशिक राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस करदाता की आय वेतन शीर्षक में कर योग्य होती है? कौन से करदाता की आय मित्रों?
एक निर्माता की इनकम जब भी कभी भी वेतन योग्य, एक व्यवसाय की इनकम, वकील की, एक सरकारी कर्मचारी, क्योंकि दोस्तों अपन कह सकते हैं कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15 के तहत ये कहा गया कि वही इनकम वेतन हेड में वही इनकम वेतन हेड में टैक्सेबल होगी जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होता है। जहां पर दो व्यक्तियों के बीच में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होता है, उसी इनकम को वेतन शीर्षक के अंदर कर योग्य माना जाता है। जहां पर नियोक्ता और कर्मचारियों का संबंध नहीं होता, वो इनकम वेतन हेड में शीर्षक टैक्सेबल नहीं होती। जहां पर नियोक्ता और कर्मचारियों का संबंध नहीं होता। आगे, निम्नलिखित में से किस करदाता की आय वेतन शीर्षक में कर योग्य होती है? साझेदार को फर्म से वेतन, अगर किसी साझेदार को फर्म से वेतन मिलता है तो दोस्तों वो आपकी इनकम वेतन हेड में टैक्सेबल नहीं होती। लोकसभा के सदस्यों का वेतन दोस्तों ये सैलरी का पार्ट नहीं होती। कंपनी के कर्मचारी का जो वेतन होता है ये आपकी सैलरी हेड में पार्ट होगी, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का जो है मित्रों किसी भी प्रकार से नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं होता। और जहां पर नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं होता दोस्तों, वो इनकम वेतन हेड में टैक्सेबल नहीं होती। तो मित्रों वेतन देखो, कोई भी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल तभी होगी जहां पर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में आपस में संबंध होगा। जहां पर नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में आपस में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होगा, वो इनकम वेतन हेड में टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन भी आपको पिछले सेशन की तुलना में बहुत अच्छा लगा होगा। ये टेस्ट नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को मैं लगभग जो है मित्रों आप लोगों के सामने मैं लगभग तो मान के चलो मित्रों, ये मान के चलना आप लोगों के सामने कि लगभग 550 प्रश्न कराऊंगा। 550 प्रश्न, और आराम से दोस्तों डेली के 30-30 प्रश्न करेंगे तो भी आराम से हो जाएगा। 30-30 प्रश्न 10 तो 300 तो हो जाएंगे, 100 अपने हो गए, तो लगभग 400 से ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे। और इन प्रश्नों को करने के बाद मैं मानकर चलता हूँ कि इनकम टैक्स जो है वो आपका आराम से रिवाइज हो जाएगा। इनकम टैक्स का एक बार पूरा आप अच्छे से रिविजन कर लोगे, सारा रिविजन आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इससे आपकी जो यूनिट नंबर जो 10 है वो आपकी तैयार हो जाएगी। तो अब जिसकी एग्जाम्स की तैयारी, ओके, अब क्योंकि दोस्तों अब आपका जो टाइम हो पढ़ने का नहीं, अब आपको टेस्ट पेपर का, जितना ज़्यादा टेस्ट पेपर हो उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब आपका पेपर टेस्ट सीरीज का रहता है। अब मैं आपकी जो यूनिट नंबर जो आपकी 5 है स्टैटिक्स की, उसकी भी मैं टेस्ट सीरीज शुरू कर देता हूँ। ओके, थैंक यू मित्रों, टेक केयर मित्रों, बस मस्त रहिए, खुश रहिए। अब इस बार आपका नेट जेआरएफ आपका रहेगा मित्रों। नेट जेआरएफ के लिए डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप आपके लिए सदाबहार जिंदा है और जिंदा रहेगा। धन्यवाद।